इसका एक डॉक्यूमेंट मिशन 2030 का प्रकाशित करने वाले हैं। और उसके बाद भी कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहेगा तो वो सुझाव निश्चित रूप से उसमें जोड़ा जाएगा, ताकि हम 2030 तक क्या क्या शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, सामाजिक अधिकारिता के क्षेत्र में, ऊर्जा में, पीएचडी में, सिंचाई में क्या क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसमें आपको क्या सुझाव है, वो अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री जी जाकर उसके सुझाव ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के संवाद में आपके उपयोगी सुझाव निश्चित रूप से राजस्थान के विकास को गति देंगे और राजस्थान के विकास को 10 गुना गति देकर आगे बढ़ाएंगे। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी 9 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से साइकिल वेलोड्राम जो हमारी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बन गया है उसका उद्घाटन करेंगे। रानी बाजार अंडर ब्रिज जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बना है उसका उद्घाटन करेंगे। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर और श्री राजरतन बिहारी जी का मंदिर पे दोनों में लगभग 6 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं। आजादी के बाद इतना पैसा देवस्थान में कभी नहीं लगा जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने मांगा वो हमको मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, बजट का पारित होने का एप्रोप्रिएशन बिल का अंतिम दिन था। मैंने सवेरे आपसे आग्रह किया कि बीकानेर के कोर्ट गेट और सांकला फाटक के लिए हमारे पास अब तक केंद्र सरकार ने बाईपास मंजूर नहीं किया, आप अंडरब्रिज दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे से पूछा कि कितने पैसे लगेंगे, मैंने कहा 35 करोड़। आपको जानकर सुखद अनुभूति होगी कि दोपहर में जब 5:30 बजे आपने स्पीच दिया तो कहा कोर्ट गेट और सांकला फाटक के लिए मैं 35 करोड़ रुपए की राशि बीकानेर की जनता को समर्पित करता हूं। ऐसे ही बीकानेर की सड़कों के लिए पूर्व और पश्चिम में दोनों में 20-20 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर किया आपने हमको। आयुर्वेद कॉलेज, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज और 2 कॉलेज, इसके साथ साथ आयुर्वेद कॉलेज, डेयरी साइंस कॉलेज, ये 5 कॉलेज बीकानेर को दिए। 35 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हमको दिए पूर्व और पश्चिम में। तो कुल मिलाकर जो मांगा हमने वो दिया। और जो 10 गारंटियां जिसमें बिजली फ्री 100 यूनिट, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री, 500 में गैस का सिलेंडर, 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए की पेंशन और प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 125 दिन का रोजगार। 2 गाय या 2 भैंस कोई रखता है तो उसको बिना प्रीमियम 40-40 हजार का दोनों का बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में दवाई फ्री, जांच फ्री और 25 लाख तक का इलाज फ्री। ऐसी योजना पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आज पहला सुख निरोगी काया जो मुख्यमंत्री जी ने सिद्धांत दिया उसको अमली जामा पहनाया है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना में पहले गेहूं मिलता था, अब दाल, चीनी, तेल और मिर्च मसाले सब फ्री मिल रहे हैं। ये 10 गाड़ियां जो दी गई है उससे आम जनता को बहुत फायदा मिला है। मैं पुनः अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। अब माननीय अध्यक्ष महोदय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हमको संबोधित करेंगे। अभी आवाज आ रही थी
कि चारों ओर एक ही अल्लाह, बीडी कल्ला, यही आवाज आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मंत्री बीडी कल्ला जी, माननीय मंत्री गोविंद राम मेघवाल साहब, माननीय मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, और अब मंत्रियों का ही मंत्री, राज्य मंत्री जी को दर्जो प्राप्त महेंद्र गहलोत जी, लक्ष्मण जी, जिला अध्यक्ष जी, आपने मदन गोपाल जी, बिश्नोई जी, प्रधान जी, और बिश्नाराम जी जिला अध्यक्ष जी, यशपाल गहलोत जी जिला अध्यक्ष जी, तमाम सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, और विशेष रूप से आज जो हमारे भुजिया पापड़ व्यवसायी आए हुए हैं, मैं भैया सुन रहे, 2 महीना बाद में कर लीजिए, जोर है जो सगड़ो। दिसंबर के पहले हफ्ता के महीने चुनाव है ने, और दिसंबर के पहले महीने मेरो पड़ जैसी थाको कतोक जोर है। बैठ जाओ। आज विशेष रूप से भुजिया पापड़ व्यवसाय से मुख्यमंत्री जी को संवाद को कार्यक्रम है। 2030 मिशन मुख्यमंत्री जी और सरकार लेर चाल रहा है। बिको एक ही मकसद है कि आपनो प्रदेश राजस्थान हिंदुस्तान के हर राज्य में 2030 में हर क्षेत्र में पहले नंबर बने, वो मिशन लेर मुख्यमंत्री जी और अपनी सरकार चाल रही है। समझा बात ने? कहा के लोगों के 2030 कहा कोई सा चुनाव को नहीं, चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक विजन दिया है कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र में हम नंबर 1-2 पे चल रहे हैं, जीडीपी के अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा वित्तीय जो प्रबंधन है उसमें हम हिंदुस्तान के 2 नंबर पे चल रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो हम हर क्षेत्र में नंबर 1 2030 तक बने, ये मिशन लेकर के जनता को साथ लेकर के उनके सुझावों के आधार के ऊपर हमको आगे चलना है। ये 2030 का मिशन है। अब एक मिशन है 2023 है मिशन, काम मोकड़ो हुयो, जोरदार हुयो काम। मंत्री जी बाहर कह रहा कल्ला साहब, हम मांगते मांगते थक गए, मुख्यमंत्री जी देते देते नहीं थके। अब अगर थाने वास्तव में तो बढ़िया काम मिल गो और विकास का काम होगा, एक से बढ़कर एक योजना है। ए भैया एनएसयूआई, ये तरीका ठीक नहीं है। ये कांग्रेस का अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। इतने ज्यादा नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोग्राम है सरकार का। मैं तो केवल आपके बीच में इतनी सी बात को लेकर के आया हूं। वक्ताओं के बीच में कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। आप संगठन के लोग हैं, आराम से जो भी बात कह रहे हैं उनको सुनिए आराम से। कोई नारेबाजी नहीं करेगा, शांति से सबकी बात सुननी है। थाने नारा लगावन टेम मिल जाएगो, टिकटा मिलवाड़ी है, पर्चा भरो भी के बाद के मायने सारा नारा लगा जो आज आया। व्यवसायी जगह है भुजिया पापड़ाला, आका विचार सुनवाने, आकी समस्या सुनवाने, और आको व्यवसाय दिन दूनू रात चौगुणू के बड़े भी के बात करवा के लिए मुख्यमंत्री जी आया। और मैंने मौको मिल गो तो मैं भी मेरी बात कहती हूँ कि 2030 के मायने जब बढ़िया सरकार काम करो है, बढ़िया बजट दियो है, बढ़िया गारंटी दी है, हर वर्ग ने सागे लेर चालिया है, तो हाथ जोड़ निवेदन है 2023 के मायने इस सरकार ने रिपीट कर दो, वो निवेदन कर बनाया। इसलिए लंबी चौड़ी बात मुख्यमंत्री जी से थाको संवाद वेगो, मैं बीच में बाधा को नहीं बढ़ना चाहूं, केवल एक निवेदन करना चाहूं कि अब की बार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार
काम करवा में कोई कमी को नहीं छोड़ी। एक से बढ़ करके एक योजना पूरे देश और दुनिया में चर्चा को विषय है कि 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री, 10 लाख रुपया तक का एक परिवार में दुर्घटना बीमा, गाय लंपी में मर गई तो 40,000 रुपया, अगर गाय या भैंस में से दोबारा कोई मर जाए तो 40,000 रुपया, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसान की, 100 यूनिट हर व्यक्ति की फ्री, 1000 रुपए की पेंशन। और अब तो मुख्यमंत्री जी आप भुजिया पापड़ व्यवसाय की समस्या ने समाधान करवा के लिए भी था के बीच के मान आएगा, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। कोई सोची के, कोई सोचा था क्या किसी ने कि 2030 के अंदर 7 साल के अंदर हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 ले जाना है? ये अगर किसी ने सोचा तो उसका नाम है अशोक गहलोत, जो राजस्थान का आपकी कृपा से मुख्यमंत्री है। इसलिए इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता के साथ में लीजिए कि एक विजन दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से आपको आपका व्यवसाय कैसे बढ़े। आप बताइए किस प्रकार से सरकार को क्या मदद देनी चाहिए, कैसे लोन देना चाहिए, कैसे जमीन अगर कोई चाहिए, रिको की चाहिए और कोई चाहिए तो हम जमीन कैसे दे सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप बताइए, पर्यटन को उद्योग को दर्जा दे दिया, उसके बाद में हर पर्यटन इकाई वाले को लाख और 2 लाख रुपए महीने का फायदा होने लग गया। ये सोच का ही तो एक परिणाम है। आज जितने भी पर्यटन के क्षेत्र में होटल वाले हैं वो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की बात मत करो, अगर किसी ने दिया तो वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत ने दिया है, जिससे हमें रोजाना का फायदा मिल रहा है। आज सड़कें बन रही हैं, बिजली के टावर लग रहे हैं, 33 केवी ग्रेड, 132, 220 ग्रेड, और बिजली तो थारे ही करना है भाई। पहली कल्ला जी है, आज भाटी साहब है। बिजली तो पूरो को पूरो थाने दे रहा क्यों है? बीकानेर के मायने इससे बड़ी कहीं बात, कितना मंत्री दर्जा प्राप्त, सीकर के मायने 8 MLA जीतेड़ा है। मंत्री 3 साल ही पाती आयो, थारे तो सारा ही मंत्री पाता आ रहा है। अब मैं थाने एक ही निवेदन करना चाहूं, अभी बात के ऊपर सगड़ी की सगड़ी सीटा कांग्रेस की जोड़ी में आनी चाहिए। आ रिक्वेस्ट करवाने था के बीच में हाजिर हुए हूं, आप सब मौको दियो। इसके लिए वो जो जोश है ना युवा को, वो जोश बरकरार राखियो। घंटे 2 घंटे मुख्यमंत्री जी जता से संवाद करे बत्ते थाम्यो है, परमानेंट मत थाम दीजियो ना। परमानेंट तो जोश बरकरार राखनो है। और जके ने भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे, अगर अपनी सरकार बहुत अच्छो काम करो है तो इस सरकार ने रिपीट करवा को दायित्व भी आपको बने हैं। इन शब्दों के साथ में मैं आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। और अब विजन 2030 के तहत हितधारकों से संवाद के क्रम में बीकानेर के व्यवसायी भुजिया पापड़ बड़ी के व्यवसायियों से माननीय मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। श्री दीपक अग्रवाल जी, डायरेक्टर बीकाजी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप बिल्कुल शांत हो जाएं, संवाद को सुने, बहुत महत्वपूर्ण संवाद होने जा रहा है। हेलो। सबसे पहले तो छोटी काशी में सीएम साहब का और सभी सम्मानित मंत्रियों जी का मंच पे स्वागत है और बीकानेर में स्वागत है। आज भुजिया पापड़ का संवाद है और मिशन 2030 के तहत मैं सिर्फ कुछ बातें रखना चाहूँगा जल्दी से कि भाई हमारे बीकानेर में सबसे पहले तो एक एयरपोर्ट की समस्या है और हम चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट का और फ्लाइट्स का ज़रूर विस्तार हो, और वो विस्तार बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, पर्यटन के लिए ये एयरपोर्ट होना और उसका विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर, हमारा एक करीबन सर 4 से 5 हज़ार कंटेनर यहाँ पे वूल यान के आयात भी होते हैं और मूंगफली का भी बहुत बड़ा निर्यात होता है और साथ में भुजिया पापड़ का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। तो हमारी एक सेकंड गुजारिश है कि वो हमें यहाँ पे ड्राई पोर्ट की सुविधा प्रदान करें
क्योंकि 5,000 कंटेनर्स का आना जाना एक अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तीसरी बात, यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे सेरेमिक्स की है, बहुत बड़ा रिसोर्सेज है क्ले के, लाइमस्टोन का। तो उसके तहत चलते हुए हम लोग चाहते हैं कि गैस पाइपलाइन की यहाँ पे सुविधा हो, और गैस पाइपलाइन की सुविधा होगी तो सेरेमिक्स का, इंसुलेटर्स का यहाँ पे काफ़ी बड़ा बिजनेस भी आएगा, और साथ में प्रदूषण फ्री भी होगा। चौथा, आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो साजी है, वो हमारे आसपास के देशों से आयात की जाती है और उस पर बहुत बड़ी ड्यूटीज़ हैं। और यहाँ पे वो साजी जो है हमारे राजस्थान में भी उगाई जा सकती है, उसको भी फार्मिंग करी जा सकती है। तो वो फार्मिंग के लिए हमें किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें कोई ना कोई सब्सिडी या उनको प्रोत्साहन के लिए कोई योजना बनाई जाए, जिससे करीबन 100 करोड़ की जो साजी हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो हमें यहीं पे हम उसको यूज़ कर सकें। अभी बस इतना ही। दीपक अग्रवाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो सुझाव दिए हैं बीकानेर के इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि बीकानेर भी अपना आप में, चाहे वो पापड़ भुजिया के नाम से क्यों नहीं हो, देश में नहीं दुनिया में एक प्रकार से अपना स्थान बना चुका है। बीकानेरी भुजिया जो है अपना आप के अंदर लोगों की जवान पे आ गया है। और अगर आपने जो जिस प्रकार से चाहे एयरपोर्ट की बात की है, वाजिब बात आपकी है, फ्लाइट चले, मैंने कोशिश की थी आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले। मैं खुद यहाँ वायुदूत की सर्विस लेके आया था, जब मैं खुद सिविल मिनिस्टर था यहाँ पर। दुर्भाग्य से बाद में चल नहीं पाई। तो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि लोग टिकट खरीदे। ये किशनगढ़ के अंदर जब एयरपोर्ट बना तो किशनगढ़ के व्यापारियों ने क्या किया, पैसेंजर को सब्सिडाइज करने लग गए वो खुद ही। उसके कारण से आज बीकानेर, जयपुर से ज़्यादा फ्लाइट आने लग गई किशनगढ़ के अंदर। तो ये साइकिल है, बीकानेर में संभावना है, इसमें कोई दुराय नहीं। पर यहाँ के लोगों को आगे आना पड़ेगा, जिससे कि पैसेंजर की संख्या बढ़े, तब जाके एयरलाइन वाला लाइन चल सकता है। कंटेनर आपने जो ड्राई पोर्ट की बात की, वो बहुत वाजिब मांग है। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट हो रहा है आपके यहाँ, उसके हिसाब से ड्राई पोर्ट बनना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बन सकता है और राज्य को बना सकता है। तो मैं पता करूँगा राज्य को क्या संभावना है। तीसरा जो आपने कहा सांझी के बारे में, पाकिस्तान अफगानिस्तान वगैरह आती है, इंपोर्ट करना पड़ता है, और आपके यहाँ संभावनाएँ हैं कि आप सांझी बन सकती है। यहाँ पे आपके काजूवाला, पोंगल, गरजाना, रावला बन सकती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। कोई आपको दिक्कत आ रही हो आप मुझे बताइएगा, मैं भी दिखवा दूंगा कि किस प्रकार से यहाँ के किसानों को शादी का उत्पन्न करने का अवसर मिले, क्या सुविधाएं मिले। आप सुझाव दिए भी मेरे को, वो मैं दिखवाता हूँ। बाकी गैस पाइपलाइन तो धीरे धीरे सब जगह जा रही है, जयपुर में आ रही है, जोधपुर में आ रही है, धीरे धीरे आपके जयपुर में, बीकानेर में भी आएगी। तो कुल मिला के आप निश्चिंत रहें। आज बीकानेर में करीब 600 इकाइयाँ अभी भुजिया की है, मैंने सुना है। पापड़ की इकाइयाँ पंजीकृत 200 के लगभग है। तो यहाँ तो संभावना छिपी पड़ी है, और 70,000 के लगभग यहाँ आप लोग मजदूरी दे रहे, लोगों को काम दे रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो आपके सुझाव है हमने नोट किए। और 2030 है, इसके माने ये है कि आज हम कल्पना करें, आपका भुजिया पापड़ उद्योग 7 साल के बाद में कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये आपके सपने होने चाहिए। डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से आ गई, प्रोग्राम गवर्नमेंट का है। ये मिशन 2030 डॉक्यूमेंट बन रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने आह्वान किया प्रदेशवासियों को, आप अपने क्षेत्र की बात, समस्याएं बताएं, सुझाव दें साथ में कि आपका सपना क्या है आगे के लिए। चाहे उद्योगपति हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र, युवा, मजदूर, कोई हो सकता है। वो क्या सोचता है, तो बाकायदा डॉक्यूमेंट बन रहा है। 5 तारीख को लॉन्च करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट को। उसके बाद में भी ये डॉक्यूमेंट बनता जाएगा, फिर आते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिससे कि डॉक्यूमेंट अपडेट होता रहे बाद में भी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट मिल जाए उनको। तो बहुत अच्छे ढंग से सोच के साथ में इसको आह्वान किया हम लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सुझाव हमने नोट किए, उसको हम ध्यान रखें। धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डायरेक्टर भीखाराम चांदमल भुजियावाला श्री आशीष जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी से मिलेंगे, आप पूरी शांति से इस महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा बने। आशीष कुमार अग्रवाल। भीखाराम चांदमल, बहुत अच्छा, बताइए आप। मिशन 2030 विकास की 10 गुना रफ्तार, सच में सही कहा था कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमसे संवाद करने सीधे बीकानेर आएंगे। आपके द्वारा दी जा रही स्कीमों और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत बीकानेर में बहुत सारी हमसे संबंधित इंडस्ट्रियां बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए हमारी इकाइयों के अंदर बॉयलर जैसी सुविधाओं की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, पर इनसे कुछ सरकारी मानक होते हैं जिनके लिए हमें कुशल कामगारों की ज़रूरत रहती है और उनसे संबंधित परीक्षाओं में काफ़ी लंबा गैप आता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो वो परीक्षाएं हर वर्ष करवाई जाए और हर संभाग मुख्यालय पे करवाई जाए ताकि उस तरह के ऑपरेटर्स, उस तरह के कुशल कामगारों की अवेलेबिलिटी हमें बढ़ सके। एक और आपसे आग्रह और आप सुझाव कि हमारा जो उद्योग है भुजिया पापड़ मिठाई का, इसमें सीज़न का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। त्योहार, दिवाली, होली, इन पे हमें अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, जिसमें ना केवल लोकल बल्कि संपूर्ण भारत से अलग अलग लोग यहाँ आकर काम करते हैं। जिस तरह आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत सब तक स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया है, कुछ PF ESI में आंशिक परिवर्तन करते हुए इंडस्ट्री लेवल पे भी कुछ शॉर्ट टर्म या इस तरह की एक बीमा योजना श्रमिकों की सुविधा, श्रमिकों की सेफ्टी के लिए लाई जाए, जिससे इंडस्ट्री उन्हें पूरी तरह से, जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका हमारे साथ समय 30 दिन 60 दिन रहता है, वो हमसे पूरी तरीके से निश्चिंत होकर जुड़ सके। एक और बात आपसे कहनी थी कि बदलते हुए समय के साथ हर रोज़ नए तरह के नियम आ रहे हैं, तो हमारे उद्योग को भी बहुत सारी ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत है जो अगर बीकानेर में अवेलेबल हो, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक NABL एक्रीडेटेड प्राइवेट लैब के लिए आप कुछ प्रयास करें, जिससे हर 6 महीने साल भर में जो हमें इंडस्ट्रियल टेस्टिंग वगैरह करा के सरकार के पोर्टल पे अपलोड करनी होती है वो, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट जो दिनों दिन बढ़ रहा है, उसके लिए समय का, कंटेनर का क्लियरेंस और समय का दोनों में काफ़ी गैप आ जाता है। अगर वो लोकल अवेलेबिलिटी रहेगी तो उससे हमें बहुत सुविधा होगी। हमारा जब तक कंटेनर पोर्ट पे पहुँचेगा तब तक हमारे पास यहाँ रिपोर्ट अवेलेबल रहेगी। आशीष जी, आपके सुझाव अच्छे हैं, नोट करवा लिया हम लोगों ने, और आप निश्चिंत रहें। आपके सुझाव बहुत प्रभावशाली भी है, क्योंकि आपने लैब की बात करी है। ड्राई पोर्ट की बात तो मैं समझता हूँ अभी आपके पहले आए थे दीपक जी, उन्होंने भी कही है, तो इसको हम दिखवा लेते। राज्य को लगाया ड्राई पोर्ट या प्राइवेट सेक्टर में लग सकते हैं, तो इसको अपन दिखवाएंगे। इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी। दूसरा बॉयलर की बात जो की, बॉयलर ऑपरेटर्स की, इसके लिए मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पता नहीं किन कारणों से ये संख्या नहीं बढ़ पा रही या एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। ये जब जो दिन की है बॉयलर्स की, तो उसी ढंग से उसी रेशियो में उपलब्ध होने चाहिए। नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट बात कही आपने, मजदूरों की, कारीगरों की। पूरे देश भर के आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। आपको जो शॉर्ट टर्म की होती है, दीपावली, होली। सर, आप गिग इकोनॉमी की बात तय करने वाले सबसे पहले हैं ना, मेरा मतलब कि वो आते हैं, तो गिग वर्कर्स एक्ट बना दिया हम लोगों ने, जो देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे कहते हो घर है कि अभी आप खुद बहुत खुश नज़र आते हो गिग वर्कर के नाम से ही, तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप चिंता कर रहे हो उन लोगों की जो कि मजदूर है, कारीगर है। ये बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री के मालिक के लिए खुद के अलावा अगर वो मजदूर की बात करता है, अगर कारीगर की बात करता है, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, सुकून मिलता है। आपको साधुवाद, बधाई आपको। और जहाँ तक वो इंश्योरेंस की बात करी आपने, चिरंजीवी की तरह, इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी कि उनका इंश्योरेंस जहाँ वो है, चाहे बिहार का आ रहा हो, यूपी का आ रहा हो, मध्य प्रदेश का आ रहे हैं, वहाँ अगर उनका बीमा होगा तो दूसरे का बीमा नहीं हो सकता है।
पर आपके बात को मैं नोट करवा रहा हूँ, मैं इसको एग्जामिन करवाएंगे क्या कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम करवा लें एक शॉर्ट टर्म कवरेज जिसमें हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आप अपना सुझाव दे दीजिएगा उनको, या लिख के मुझे दे दीजिए शाम को, आप हम एग्जामिन करवाएंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट आप मिलकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस दिन हम आगे बढ़ेंगे, पर उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, और कोई बात थी? बस सर, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज के संवाद कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा युवाओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद करेंगे। डूंगर महाविद्यालय की छात्रा अवनी जानी, अवनी आइए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स के जरिए आपने मुझ जैसी लाखों लड़कियों के हौसलों को नई उम्मीद दी है। और आपने ये काफ़ी सारी जैसे हमने कन्यादान जैसी योजनाओं के जरिए काफ़ी सारी लड़कियों को एक अभिभावक के रूप में संबल प्रदान किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है और अभी जो एसडीजी की मिड टर्म एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंगली इस गोल को अचीव करने के लिए 300 साल और लग जाएंगे। वहीं दुनिया में 2030 तक इस गोल को अचीव करने की समय सीमा तय हुई है। तो राजस्थान को मिशन राजस्थान 2030 को गर्ल्स के लिए और ज़्यादा इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहला, अभी वीडम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार जो सिविल स्पेस है वो 70% कम हो चुका है और सिविल सोसाइटीज़ के काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। तो अगर सिविल सोसाइटीज़ कमज़ोर होंगी तो इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के ऊपर पड़ेगा क्योंकि वो समाज का एक कमज़ोर तबका है। तो इसलिए सिविल सोसाइटीज़ की मजबूती हेतु प्रावधान किए जाए, जैसे कि सिविल सोसाइटी एनवॉय यानी दूत की नियुक्ति की जाए और सिविल सोसाइटी डे बनाया जाए। दूसरा, ये जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ये सरपंच प्रतिनिधि और प्रधान प्रतिनिधि, इन शब्दों को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए क्योंकि ये महिला जनप्रतिनिधियों की गरिमा का हनन है और समानता के मूल्यों का नकार है। तीसरा, जो हमारी भारत की पहली महिला शिक्षिका है आदरणीय सावित्रीबाई फूले जी, उनके जन्म दिवस 3 जनवरी को महिला शिक्षिका दिवस घोषित कर दिया जाए। और चौथा, आपने जो मन चलो पर लगाम हेतु पुलिस के स्तर पर जो डिग्री में मेंशनिंग का आपने जो निर्णय लिया वो बहुत ही शानदार था सर। इसके ही प्रोग्रेस में मेरा ये निवेदन है कि आप सेल्फ डिफेंस को स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाए क्योंकि ये ज़्यादातर हफ्ते 2 हफ्ते के लिए चलता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ओवरऑल एकेडमिक ईयर का पार्ट बन जाए। और साथ ही में आजकल ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ हैं, बीपी और शुगर जैसी बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी नियुक्त किए जाए ताकि निरोगी राजस्थान की बुनियाद मजबूत हो सके। धन्यवाद। अवनी जानी, पहले तो मैं तुम्हें मेरा आशीर्वाद और बधाई कि आपको जो आपने विषय चूज किए हैं और जो आपने सुझाव दिए हैं वो बहुत ही अच्छे सुझाव हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि तुम्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी है। जैसे अनुपति की बात तुमने करी, 500 बच्चों को भेज रहे विदेशों के अंदर। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य होगा 500 छात्रों को दुनिया के किसी मुल्क में वो जाके स्टडी करके आ सकते हैं। पूरी फीस सरकार दे रही है, 2-3 कैटेगरी है। तो ये जानकारी होने बहुत बड़ी बात है। अनुपति योजना 30,000 छात्रों को जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग की, उसी के जिक्र तुमने किया। अब 30,000 बच्चे जो परिवार मिडिल क्लास फैमिली के हैं, गरीब बच्चे हैं, टैलेंटेड है, उनका दोस्त तो जा रहा है कोचिंग करने के लिए और ये नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए जो है हमें 30,000 बच्चों को
अलग से हमने प्रोविजन किया है अनुपति कमाने के लिए। इस प्रकार से सिविल सोसाइटी की बात की गई। मैं तो खुद प्रो सिविल सोसाइटी हूँ, हमें प्रोत्साहन देता हूँ उनको, वो अपनी आवाज़ उठाएं, सोसाइटी क्या सोचती है। तो सरकार को चाहिए, सरकार किसी पार्टी की हो, उन पर ध्यान दे वो लोग। मंचलों का मैंने जो फैसला किया है, सेल्फ डिफेंस का भी काम किया हम लोगों ने। गर्ल्स को बड़ी संख्या में सेल्फ डिफेंस कोर्स करवा रहे हैं हम लोग। पर जो ये मंचले जो होते हैं कॉलेज के बाहर इत्यादि, उनको जो हमने फैसला किया, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा भी हुई है कि हिस्ट्री शीटर की तरह उनका नाम भी थाने में दर्ज होगा हमेशा के लिए, और उसका असर पड़ा है। अभी भी कई लोग जो रिकॉर्ड बन रहा है, उन लोगों का रिकॉर्ड बन रहा है, काफ़ी लोग घबरा गए हैं, वरना उनकी नौकरी है, उनको हाथ जोड़ना पड़ेगा, नौकरी नहीं लग पाएगी उनकी। तो बहुत बड़ा फैसला वो भी है। तो ये जो मैं समझता हूँ कि आपने कहा, एक तो मॉडल जो सावित्रीबाई फुले के बारे में तो बात करी, उसका दिवस हम लोग अभी तो हमने उनके नाम से लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। कभी वो वक्त भी आएगा, देखेंगे और क्या कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात तो मैंने लास्ट में कही है, सरपंच प्रतिनिधि प्रधान प्रतिनिधि नहीं है, वो सरपंच पति है और प्रधानपति है, वो नहीं होना चाहिए। जी सर, ये पहले इनको सरपंच पति प्रधान पति कहते थे, हाँ। लेकिन ये उनको खुद को अपमानजनक लग मैंने रहा कहा है, तो इसलिए प्रतिनिधि की इन्होंने बात कर दी, प्रतिनिधि अलग बात है। जब ये राजीव गांधी जी ने लागू किया था, संविधान संशोधन करवाया, आरक्षण मिलने लग गया महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको आरक्षण मिलने लगा, तब जाके गांव में सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लगी है महिलाएं। क्योंकि घूंघट का रिवाज है राजस्थान के अंदर और राज्यों में भी है, तो घूंघट में कैद रहती है महिला, कैद से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए ये आपको संविधान में अधिकार दिया गया है। आपको जान के खुशी होगी, अमेरिका और इंग्लैंड जो है, वहाँ पे वोट का अधिकार महिलाओं को मिलने में संविधान बनने के 100 साल बाद मिला हुआ। हम सौभाग्य साथ लिए कि महात्मा गांधी के ज़माने के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद के ज़माने के अंदर हमारा जो संविधान बना, संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में, आप कल्पना कीजिए, उसी संविधान बनने के साथ साथ ही हिंदुस्तान के अंदर पुरुषों के साथ में महिला को भी वोट का अधिकार दिया गया है, जबकि अमेरिका इंग्लैंड में नहीं हो पाया था। बहुत बड़ी बात है। राजीव गांधी जी ने जो ये संशोधन करवाया, उसके बाद में सरपंच प्रधान बनने लग गई। पर गांव में जो हम लोग रहते मीटिंग में, तो आके बैठ जाते सरपंच साहब के नाम से हमारे पास में। मीटिंग खत्म होती, पूछते भाई कि आप क्या एकदम मैं सरपंच पति हूँ। क्योंकि पति सरपंच, और सरपंच को बैठना चाहिए था हमारे पास, तो आप कैसे बैठ गए हो? कि नहीं, मैं सरपंच पति हूँ। तो सरपंच पति की नई पोस्ट क्रिएट हो गई, प्रधानपति की हो गई पोस्ट क्रिएट। पर आज मैं कैसे सुधारों के साथ में, वो टाइम धीरे धीरे गया, घूंघट भी ऊपर आ गया। अब वो अपने पति को कहती है आप घर पधारो, मैं अपना संभाल लूँगी। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पर तेरी भावना अच्छी है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। नमस्कार। और अब एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने युवा संबलन योजना के तहत जो लाभार्थी है, समीर खान। नमस्ते सर, मैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभार्थी हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ठीक है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जिससे मिलने वाले 4000 रुपये मेरी कंपटीशन की पढ़ाई के लिए बेहद लाभदायक है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ठीक है, और मेरा एक आग्रह है या सुझाव है कि आगे की पढ़ाई के लिए, जैसे कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा है या जो युवा संबल योजना का लाभार्थी है, 2 साल वो सेवा देता है, उसको देखते हुए आगे की सरकारी की नौकरी में 19 बोनस अंक देखते हुए कोई कार्य करें। समीर अहमद, ऐसा करो,
तो सुझाव दिया है, हमने नोट करवा रहा हूँ मैं। अच्छा तो आप डिटेल लिख के भेजिएगा, आप चाहते क्या हैं। अच्छा। मैं देखूँ, उसको डेवलप करेंगे हम लोग। बोनस अंक करना उस नहीं, युवा कहना सम्मेलन- बड़ा आसान है, बोनस सुप्रीम कोर्ट तक ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। पहले भी जो लोग अनुभवी थे, 5 साल 10 साल नौकरी कर चुके थे प्राइवेट, हाँ। मतलब क्या टेम्परेरी, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको 5% 1 साल का, 10% 2 साल के, 15% 3 साल दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो तब जाके वो आज हम दे पा रहे हैं। तो आपने कैजुअली कहा है, तो आप लिख के देंगे तो मैं उसको एग्जाम करूँगा। बल्कि आप भेजिएगा, मिशन 2030 के अंदर जो हम सुझाव ही मांग रहे हैं हम लोग, हम भेजा भी होगा, भेजिएगा आप उसके अंदर। मुझे खुशी होगी कि इस प्रकार से हम लोग। दूसरा, आप जो लाभार्थी हैं युवा संबल योजना के, जी इसमें कुछ लोगों ने हमारी आलोचना करी थी। जब हमने पहले 4,500 रुपये दे रहे थे, बाद में जोड़ दिया उनको 3-4 घंटे इंटर्नशिप के लिए। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भी आपने इंटर्नशिप क्यों करवा रहे हो। हमने कहा इसलिए करवा रहे हैं, हमारी आलोचना भी हुई थी, विपक्ष के लोग भी बोलने लगे, तो मैंने कहा इसलिए करवा रहे हैं, एक दुकानदार दुकान चला रहा, अपना धंधा कर रहा है, वो भी बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, उसकी बजाय जो वास्तविक बेरोजगार है उसको भत्ता मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज भत्ता कब तक लेगा, वो 2 साल तक ले लेगा, तो साथ में इंटर्नशिप करेगा तो उसको वो सीख जाएगा कुछ। जैसे आप स्मार्टफोन में आप काम कर रहे हैं, जी ठीक है ना, या कोई IT में काम कर रहा है और कोई इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसका जो अनुभव होगा बाद में वो उसकी ज़िंदगी बनाने में काम आएगा अनुभव। तो भत्ते के साथ साथ में अनुभव दिलवाने के लिए हमने ये स्कीम लागू करी थी। अच्छा अच्छा। मुझे खुशी है कि आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते की आपने कहा, भत्ता जी, जो जी। इंटर्नशिप करने वालों को मार्क्स मिले, ये इजीली नहीं मिलने वाला है। अच्छा अच्छा। इसको दिखवाएंगे, एग्जाम में करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्री श्याम सुंदर स्वामी, शारीरिक शिक्षक, मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि ये तीरंदाज है, पैरा ओलंपियन है और वर्ल्ड पैरा ओलंपिक्स में इसने स्वर्ण पदक जीता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की नीति के तहत आउट ऑफ टर्न जाकर स्कीम के तहत इनको शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति दी गई है। नमस्ते सर। मैं जो आपकी पॉलिसी आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी है, उसमें शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। सर, बताते बहुत हर्ष हो रहा है आपको कि 2024 पेरिस ओलंपिक का मैं टिकट लेके आया हूँ, और सर 2024 में मेडल लेके आके आपसे ही मिलूँ, ये मैं भगवान से दुआ करूँगा। सर, मेरा एक सजेशन है आपसे। आपका स्वागत है, हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हमारी है। मेरा सर एक सजेशन है, जैसे जितने भी आउट ऑफ टर्न में PTI वगैरह लगे हैं सर, उनको स्कूल ना जाते हुए 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को मैदान में आप उनको देते हो, तो सर बहुत स्पोर्ट्स बढ़ेगा, राजस्थान खेलेगा तो बढ़ेगा राजस्थान। सर खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक जो हमने शुरू किया है, देश की आज़ादी के बाद में पहला प्रयोग है देश के अंदर, पूरे प्रदेशवासियों को झोंक दिया खेलों के अंदर। इसीलिए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में बहुत कम लोग हमारे मेडल लेके आते हैं देश के वास्ते। कोरिया हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, बड़े बड़े कितने मेडल ले आते वो लोग। तो हमने देखा कि एक माहौल बनना चाहिए राजस्थान के अंदर, तो कोई उम्र की सीमा नहीं रखी हमने। दादा पोते साथ खेले हैं, आराम से खेलों में बहुत माहौल बना राजस्थान के अंदर। अब हमारे इस प्रयोग को कई राज्य सरकारें भी अडॉप्ट कर रही है, और राज्यों के अंदर भी। पिछली बार 30 लाख, तो इस बार 58,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया था इस बार। अब बात रही आपकी, जो आपने कहा आपकी नौकरी लगी है, आउट ऑफ टर्न लगी है खेल के अंदर, आप टोक्यो 20 में मेडल लेके आए थे, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। दोबारा चाइना जा रहे हैं आप, एशियन गेम खेलने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, आप मेडल लेके आइए। और तीसरा आपने कहा, एक तो आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हम लोग, काफ़ी बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल 200-400 लोगों की नौकरी लग चुकी है अभी तक भी। इतनी बड़ी तादाद में नौकरी लग रही है आउट ऑफ टर्न। 2% रिजर्वेशन अलग दे रहे हैं उनको। अवार्ड पहले 30-40-50 लाख होते थे अंदाज से मेरे, अब आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के अवार्ड भी हैं। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसको लेके मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है। आने वाले वक्त में आप जैसे नौजवान हैं, गाँव से भी है, शहर से भी, कस्बों से है, वो अपने टैलेंट को बाहर लाएंगे। ये जो
राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का मतलब ये था, जो प्रतिभाएं हैं उनको अवसर मिलेगा जीतने का, आगे बढ़ने का। उसके बाद में हम फॉलोअप करेंगे, उनके लिए अच्छे कोचिंग व्यवस्था हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छे उसके मैदान हो। आज आधुनिक मैदान आगे बन गए, होने लग गए हर खेल के अंदर, तो वो ऐसे मैदान उपलब्ध हो। खेल इंस्टीट्यूट बन रही है जोधपुर के अंदर बड़े रूप में। एक मैंने पहले एक प्रयोग किया था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, वो फेल हो गया। कि सरकार बदल गई हमारी, जून में मैंने घोषणा कर दी थी, एक्ट बन गया असेंबली के अंदर, सरकार बदलते ही वो खाली कागजों में पड़ी रही है। अब उसके बदले हम स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तो कहने मतलब स्पोर्ट्स में सरकार की पूरी तवज्जो है। हम चाहेंगे आने वाले वक्त में राजस्थान नाम देश में और दुनिया में पैदा करे, और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ में है। सर आपने जो आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी दी है सर, खिलाड़ियों को बहुत सम्मान दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बीकानेर को करोड़ों रुपए के सौगातें दी जा रही है शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि एक एक करके कार्यक्रमों का आप शिलान्यास लोकार्पण करें। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में श्री राजीव गांधी साइकिलिंग वेलोड्रम 930 लाख रुपए की लागत से ये वेलोड्रम बना है। वीसी साहब आचार्य मनोज दीक्षित जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिएगा। बीकानेर के साइकिलिस्टों की लंबे समय की ये मांग पूरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये साइकिलिंग वेलोड्रम अब बीकानेर में स्थापित हुआ है। इसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल 23 जून को किया था। और इसके बाद रेलवे अंडरब्रिज अंबेडकर सर्किल के पास रानी बाजार 506 लाख रुपए की लागत की परियोजना, और इसमें रानी बाजार रेलवे क्रॉसिंग को रानी बाजार आरयूबी पर ट्रैफिक दबाव में कमी करने व यातायात सुगम करने के लिए निर्माण किया गया है। और इनके बाद शिलान्यास कार्यक्रम श्री राजरत्न बिहारी मंदिर बीकानेर, स्वीकृत राशि है 362.80 लाख रुपए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम से हो रहा है ये उद्घाटन। और इसके बाद पुरातत्व संग्रहालय विभाग की ही लक्ष्मीनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार और विकास कार्यक्रम, लागत है 253.56 लाख रुपए। और इसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 132 केवी जीएसएस हिम्मतसर मुकाम तहसील नोखा जिला बीकानेर, अनुमानित लागत है 2144.26 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आह्वान करता हूं कि वे बीकानेर के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। हमारे साथी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे मंत्री भी हैं और अभी कैंपेन कमेटी चेयरमैन बने गोविंद मेघवाल जी, भंवर सिंह भाटी जी, लक्ष्मण कड़वासा जी, महेंद्र गहलोत जी, यशपाल गहलोत, शियाक साहब, बिस्ताराम जी, मदन मेघवाल साहब, जयवर रहमान साहब, मोडाराम जी मेघवाल, मनोज दीक्षित, वाइस चंद्र साहब, राजेंद्र मूड, भागीरथ जी तेतरवाल, जनार्दन कल्ला जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक तरफ तो बीकानेर के भुजिया पापड़ का जो परिवार है, जो अपना आप में बहुत पॉपुलर है देश के अंदर, बीकानेरी भुजिया के नाम से ही, उनके साथ समाज की बात हुई, कुछ छात्रों से बात हुई, अच्छा लगा मुझे। मिशन 2030 ये मिशन एक सोच समझ कर लॉन्च किया हम लोगों ने। इसी बहाने इतने प्रोग्राम चल रहे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राज्य राजस्थान नहीं रहा, पहले खाली आकाश होके पढ़ते थे। अब बीकानेर वालों को मैं क्या समझाऊँ, आकाश होके की मार वहाँ बहुत पड़ती थी, कॉलेज के अंदर विशेष पड़ती थी। हम लोग 40 साल से आ रहे हैं यहाँ पर।
गायों के लिए चारे का प्रबंधन करो, रोजगार के लिए व्यवस्था करो, पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। धीरे धीरे समय के साथ में कई बदलाव हुए, ट्यूबवेल खुलने लग गए, चारे का प्रबंध होने लग गया, बरसात का मानसून का मिजाज बदल गया। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने जो कानून बनाए महात्मा गांधी के नाम से नरेगा, वो नरेगा ने क्रांति कर दी देश के अंदर। शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार दिया। ये जो बदलाव आया है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक मिशन के रूप में चलें। हर राजस्थानी सोचे मेरा सपना क्या है। अब जैसे पापा पूजा की बात है, तो मैंने कहा कि आप ये कल्पना करो 2030 तक आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या क्या सुविधा सरकार आपको दे, सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है। एक प्रोफेसर है, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र, युवा, महिला, हर नागरिक सोच सकता है कि मेरा सपना है 30 तक मेरे क्षेत्र में होना चाहिए, मेरे प्रोफेशन में होना चाहिए। उसी डॉक्यूमेंट जो बन रहा है वो आधार बन जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन लोग दे रहे हैं, 2.5-3 करोड़ लोगों ने दे दिए अनुभव। हालांकि हम जानते हैं अधिकांश लोगों ने शिकायत भी की होगी सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, कुछ खामियां बताई होगी, आलोचना की होगी, उसको हम अच्छे ढंग से ले रहे हैं। इसी बहाने हमें फीडबैक मिल रहा है कि क्या क्या तरह की कमियां सरकार के अंदर हैं, जिला प्रशासन के अंदर है, क्या सामाजिक कमी है प्रशासन के साथ में, क्या सोच है हम लोगों के बारे में, आम लोगों की, और जो सुझाव देने प्रोफेशनली दे रहे हैं उनको हम यूज करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। डॉक्यूमेंट बना के किस प्रकार से सरकार जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, बिजली के उत्पादन में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, रोड्स के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही, राजस्थान के अंदर बन रही है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में कोई कमी काम नहीं हुए है। हमारे यहाँ राजस्थान बदल गया। अब सारी प्रीमियर संस्थाएं जो है देश की राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर में आ गया, विश्वविद्यालय खुल गए। पहले 6 थे, 6 विश्वविद्यालय थे पहले राजस्थान में। जब मैं पहली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, सिर्फ 6 थे। हमने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को। पहले हमारे बच्चे जाते थे पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाते थे। आज करीब 100 विश्वविद्यालय बन गए, राजस्थान में बन चुके हैं। कॉलेज 250 कॉलेज खुले थे 70 साल के अंदर। हमने अभी 5 साल में 310 कॉलेज नए खोल दिए। 130 कॉलेज महिलाओं गर्ल्स के उसके अंदर है। और ये कह दिया जाए 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। तो शिक्षा में तवज्जो दे रहे हैं, आधारभूत रचना में तवज्जो मिल रही है। पॉलिसी आप देखिएगा, हर चीज़ की पॉलिसी बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे आए राजस्थान के अंदर, उसका अलग पॉलिसी है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अलग है, सोलर की अलग पॉलिसी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी बना दी हमने, हैंडीक्राफ्ट की अलग पॉलिसी है। सरकार बनती है हमने MSME उद्योगों के लिए कि पहले 3 साल था, बाद 5 साल किया। 5 साल तक सरकार को आने की जरूरत नहीं। छोटे उद्योगों को, MSME को, वो अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। पूरे देश में उसकी तारीफ हुई थी। उसका हमने एक्ट बना दिया असेंबली के अंदर। टूरिज्म पॉलिसी बना दी हमने, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई है, एग्री बिजनेस है, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है। अब ये तमाम पॉलिसी बन गई है, उसका लाभ कैसे पहुंचे आप तक, उस पर मैं समझता हूँ कि काम करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, उसके आधार पर कई कानून हमने पास किए हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है हेल्थ के लिए। राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया हम लोगों ने। कई कानून ऐसे पाए गए जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं कैसे सुधारों के साथ में राजस्थान अब चर्चा में आ गया देश के अंदर। पहली बार राजस्थान हर राज्य में, चाहे OPS की बात हो, OPS हमने लागू किया कर्मचारियों के लिए।
कोई वेलकम हुआ पूरे देश के कर्मचारियों के अंदर। हेल्थ स्कीम लागू की है RGHS कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने। तो जितने हमने फैसले किए हैं वो फैसले चर्चा में है हर राज्य में। वहाँ की सरकारें अपने वहाँ पर मैनिफेस्टो बनाते वक्त में उनको काम में ले रही है, लागू करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार से राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में भी आया है और राजस्थान स्कीमों को केंद्र सरकार को सोचना पड़ता है, चाहे कोरोना प्रबंधन हमारा हो, उसमें भी आपको मालूम है भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश में दुनिया तक पहुंच गया। और तो WHO ने तारीफ करी उसकी, इतना शानदार मैनेजमेंट हमने किया। दवाएं की जरूरत थी तो चार्टर प्लेन किए हम लोगों ने। क्या हमने ऑक्सीजन कमी आई, आपको मालूम कितने लोग मर गए ऑक्सीजन कमी से, दिल्ली के अंदर भी, राजस्थान में किसी को नहीं मरने दिया। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान अब वो स्थिति में पहुंच गया, हम आगे जंप कर सकते हैं। आज राजस्थान आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ रहा है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे आपको, राजस्थान देश में बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 जिसकी GDP 11.4% है। नंबर 2 राजस्थान जहाँ 11.04% GDP है उसकी। आप सोच सकते हो उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर है देश के अंदर। इसका मतलब कुछ तो कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार आज आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है, सर्विस सेक्टर मजबूत हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 10,50,000 के MOU साइन हो रहे हैं। सब नहीं आएंगे इन्वेस्टमेंट में, हमें मालूम है 50% मुश्किल से आएंगे, 50% आने लग गए हैं। तो जो फैसले किए हैं हमने उसका कारण है कि आज उसके कारण से GDP बढ़ रही है हमारी। इन 4-5 सालों में हमने 6 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है। 15 लाख करोड़ की GDP हो जाएगी अभी इस साल के अंत तक। तो 30 के अंदर स्टेट GDP 30 लाख तक करने का हमारा इरादा है, जिससे कि आप तमाम सेक्टर के अंदर और मजबूती से फैसले कर सकें, मजबूती से आगे बढ़ सकें। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने कदम उठाए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, 3 लाख नौकरियां दे दी है, और तो और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में लोग थे 1 लाख के करीब, उनको पक्का करने का हमने फैसला कर लिया है। उनके नियम कायदे बन रहे हैं। कई लोग अभी तक भी छूटे हुए हैं। लगातार प्रयास हम कर रहे हैं किस प्रकार से हर कर्मचारी को स्थायी है अस्थायी है किस प्रकार संतुष्ट करें, ये हमारा प्रयास है। तो मेरा मतलब कि गुड गवर्नेंस का जो बात की जाती है, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, उस दिशा में हमने कोई कमी नहीं रखी है। इस रूप में काम हो रहा है। इसलिए मिशन 2030 की बात हमने की है। ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा, डॉक्यूमेंट आने वाले वक्त में काम आएगा राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। 30 में कौन तो मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, किसी को नहीं मालूम है। हमारा सरकार का कर्तव्य है हम अपने वक्त में क्या क्या कर सकते हैं, कोई कमी रखी नहीं है। पूरा देश इस बात का गवाह है, जानता है। ऐसे कानून पास कर दिए हिंदुस्तान दुनिया में कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रूप में आज मिशन की बात की गई, इसीलिए समाज रखा गया। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने रुचि दिखाई, आप इतनी बड़ी तादाद में आप पधारे सब लोग। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम अनुरोध करेंगे श्री गोविंद जी मेघवाल साहब, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन और प्रशासन सुधार, आभार ज्ञापित करें। सर, राजस्थान सरकार के जन जन के लाडले आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, BD कल्ला जी, जसपाल जी, भंवर सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बीकानेर पधार कर सभी व्यवसायियों के साथ में जो रूबरू हो और जो आपने विचार लिए, जो 2030 के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सब व्यवसायियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने रुचि लेकर समय देकर के और मुख्यमंत्री जी के विचार सुने और आप यहाँ आकर के और जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2023
2030 तक हमारे राज्य राजस्थान को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सब जुटे हैं। एक लक्ष्य, एक ध्येय और एक संकल्प के साथ वर्ष 2030 तक भारत के सर्वाधिक विकसित राज्य में हमारा राजस्थान का नाम हो, इसी संकल्पबद्धता के साथ आप सबके पधारने का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।